सोचिए, आप सुबह उठते हैं, फोन चार्ज पे लगा है, घर में लाइट है, स्कूटर, कार, कैब, बस सब चल रहा है। आप ऑफिस जा रहे हैं, मार्केट भी खुल रहा है, रुपी डॉलर के सामने कितना कैसे मूव कर रहा है, और कहीं दूर ईरान ओमान के बीच 90 किलोमीटर का एक समुद्री रास्ता है। उस रास्ते का नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। अब सवाल ये है कि मुंबई में बैठे इन्वेस्टर का SIP और दिल्ली में बैठे आदमी का पेट्रोल बिल, या फिर चेन्नई से दुबई जाने वाली फ्लाइट का टिकट, इन सब का कनेक्शन हॉर्मुज़ से कैसे है? कनेक्शन है ऑयल, और ऑयल कोई नॉर्मल कमोडिटी नहीं है। ऑयल वो लिक्विड है जिसका प्राइस बदलता है तो बजट बदलता है, इन्फ्लेशन बदलता है, RBI का मूड बदलता है, और कभी कभी गवर्नमेंट्स की फॉरेन पॉलिसी भी बदल जाती है। आज हम हमें रिकॉर्ड कर रहे हैं 18 जून 2026 को, तो ब्रेंट क्रूड का $80 के नीचे प्राइस ट्रेड कर रहा है, 78 to 79 के आसपास। मार्केट को डर था कि वेस्ट एशिया क्राइसिस सप्लाई चेन को हिला देगा। अब पैनिक थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन रिस्क खत्म नहीं है। यही ऑयल की पूरी कहानी है। पैनिक आता है, पैनिक जाता है, डिपेंडेंसी वहीं की वहीं रहती है। तो इस 3 पार्ट की सीरीज का फर्स्ट पार्ट है। आज कहानी समझेंगे ऑयल कहाँ से आया, कैसे दुनिया की सबसे पावरफुल इंडस्ट्री बना, और कौन से 9 ऑयल शॉक्स ने ग्लोबल इकोनॉमी को बार बार हिलाया। पार्ट 2 में हम देखेंगे कि प्राइस बनती कैसे है और इस गेम के असली प्लेयर्स कौन है। लास्ट पार्ट में देखेंगे कि ये सब आपकी जेब, आपकी पोर्टफोलियो और इंडिया की इकोनॉमी तक कैसे पहुंचता है। एक बात साफ करते हैं, दिस वीडियो इज कंप्लीटली एजुकेशनल, इट्स नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस या कोई रिकमेंडेशन नहीं है स्टॉक का। चलिए कहानी शुरू करते हैं। डेट याद रखिए, 27 अगस्त 1859, प्लेस पेंसिल्वेनिया। एक रिटायर्ड रेलवे कंडक्टर थे एडविन ड्रेक। उन्होंने जमीन में 69 फीट का एक होल ड्रिल किया और उस होल से निकला क्रूड ऑयल, ब्लैक गोल्ड। इससे पहले दुनिया लैम्प जलाने के लिए वेल ऑयल यूज करती थी। वेल ऑयल मतलब वेल्स की चर्बी से निकला हुआ ऑयल। डिमांड तो इतनी थी कि वेल्स एक्सटेंशन पे जा रही थी। फिर केरोसिन आया। केरोसिन क्रूड ऑयल से बना। घरों में रोशनी आई, वेल्स बच गई और एक नई इंडस्ट्री पैदा हो गई। लेकिन ऑयल का असली पावर ड्रिलिंग में नहीं थी, असली पावर थी कंट्रोल में। यही बात समझी जॉन डी रॉकफेलर ने। रॉकफेलर ने देखा, ढूंढने वाले हजार हैं, ड्रिल करने वाले भी हजार हैं, लेकिन रिफाइन करने वाले बहुत कम लोग हैं, और ट्रांसपोर्ट करने वाले उससे भी बहुत कम। तो जो रिफाइनिंग और ट्रांसपोर्ट कंट्रोल करेगा वो प्राइस भी कंट्रोल करेगा, और जो प्राइस कंट्रोल करेगा वो इंडस्ट्री भी कंट्रोल करेगा। 1880 तक रॉकफेलर की स्टैंडर्ड ऑयल अमेरिका की लगभग 50% रिफाइनिंग इंडस्ट्री कंट्रोल कर रही थी। रॉकफेलर दुनिया के पहले बिलियनियर्स में से एक बने। फिर 1911 में US सुप्रीम कोर्ट ने एंटी ट्रस्ट केस में स्टैंडर्ड ऑयल को 34 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। वही 34 पार्ट्स लेटर ऑन ग्लोबल ऑयल मेजर्स की फाउंडेशन बने। इसलिए ऑयल की कहानी सिर्फ जियोलॉजी की कहानी नहीं है, ये मोनोपोली की भी कहानी है, लॉ की कहानी है, ट्रांसपोर्ट की कहानी है, टू सम एक्सटेंट फाइनेंस और स्टेट पावर्स की भी स्टोरी है। अब कैमरा अमेरिका से वेस्ट एशिया ले चलते हैं। 1938 सऊदी अरेबिया, धैरान नाम का शहर। ड्रिलिंग टीम नंबर 7 को मिलता है ऑयल। ये डिस्कवरी नॉर्मल नहीं थी। ये वो मोमेंट था जिसने सऊदी अरेबिया को डेजर्ट किंगडम से ऑयल सुपर पावर बना दिया। आगे चलकर यही बनी सऊदी अरामको। और अरामको आज भी दुनिया की सबसे प्रॉफिटेबल कंपनीज में से एक है। 2025 में अरामको का नेट प्रॉफिट रफली $93 बिलियन था, रफली $256 मिलियन एवरी डे। एक दिन में नेट प्रॉफिट इतना। इसलिए ऑयल सिर्फ एनर्जी नहीं है, ऑयल ट्रेजरी है, ऑयल डिप्लोमेसी है, नेशनल पावर है। फिर 1960 में बगदाद में 5 कंट्रीज मिली, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, कुवैत और वेनेजुएला। ये बनाते हैं ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। सिंपल लैंग्वेज में ऑयल प्रोड्यूसर्स का क्लब। लेकिन ये क्लब क्रिकेट क्लब जैसा नहीं था। ये वो क्लब था जो अगले 65 ईयर्स तक दुनिया को याद दिलाता रहा कि ऑयल बायर जितना भी पावरफुल दिखता है, सेलर भी उतना ही डेंजरस हो सकता है। अब ऑयल हिस्ट्री को एक चार्ट की तरह देखिए। लाइन कभी सीधी नहीं चलती, कभी स्पाइक, कभी क्रैश, कभी वॉर, कभी रिसेशन, कभी सैंक्शंस। अब इस चार्ट में 9 मूवमेंट्स अलग से चमकते हैं, 9 ऑयल शॉक्स। लेट्स टॉक अबाउट ऑल ऑफ देम वन बाय वन। शॉक नंबर 1, 1956 सूज क्राइसिस। इजिप्ट का प्रेसिडेंट गमाल अब्दुल नसेर ने सूज कैनल को नेशनलाइज कर दिया। सूज कैनल यूरोप के लिए लाइफलाइन थी। ऑयल शिपमेंट्स का बड़ा हिस्सा वहीं से जाता था। ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल ने मिलिट्री एक्शन लिया, कैनल ब्लॉक हुई और यूरोप को सप्लाई शॉक लगा। दुनिया ने पहली बार समझा ऑयल कमोडिटी नहीं, जियोपॉलिटिकल वेपन भी है। शॉक नंबर 2, 1973 योम किपुर वॉर।
अरब कंट्रीज और इसराइल के बीच का वॉर, यूएस ने इसराइल का सपोर्ट किया, ओपेक ने एम्बार्गो लगा दिया, ऑयल प्राइस अराउंड $3 से $12 के करीब पहुंच गया, 4 टाइम्स। यूएस में पेट्रोल पंप्स के बाहर बड़ी बड़ी लाइंस लग गई, लोग ऑड इवन नंबर प्लेट से फ्यूल भरवा रहे थे, और इसी पीरियड में पेट्रो डॉलर सिस्टम स्ट्रांग हुआ, ऑयल डॉलर में बिकने लगा, सऊदी डॉलर्स यूएस एसेट्स में जाने लगे, और डॉलर दुनिया की रिजर्व करेंसी का किंग बन गया। शॉक नंबर 3, 1979 ईरानियन रिवॉल्यूशन। शाह गया, खुमानी आया, ईरान यूएस रिलेशनशिप टूट गया, सप्लाई डर गई, फिर ईरान इराक वॉर, ऑयल प्राइस फिर से शूट, इन्फ्लेशन हाई, ग्रोथ लो। इस कॉम्बिनेशन को नाम मिला स्टैगफ्लेशन, और यूएस फेड को इंटरेस्ट रेट 20% तक लेके जाना पड़ा। शॉक नंबर 4, 1990 सद्दाम हुसैन ने कुवैत को इन्वेड किया, ऑयल प्राइस डबल हुआ और मार्केट फिर से पैनिक में वॉर का प्रीमियम मिलने लगा। शॉक नंबर 5, 2008 चाइना बूम, पीक ऑयल फेयर, वॉल स्ट्रीट स्पेकुलेशन, WTI क्रूड $147 पर बैरल के ऊपर, फिर लेमन ब्रदर्स कोलैप्स, डिमांड क्रैश, ऑयल $147 से सीधा $32 तक। ये सिर्फ कमोडिटी क्रैश नहीं था, ये रिमाइंडर था ऑयल में ग्रीड और फियर दोनों एक्सट्रीम होते हैं। शॉक नंबर 6, 2014 यूएस शेल बूम चल रहा था, सऊदी के पास चॉइस थी, प्रोडक्शन कट करो और प्राइस बचाओ। सऊदी ने उल्टा किया, मार्केट को फ्लड कर दिया, ऑयल $100 के ऊपर से $30 के नीचे आ गया, शेल कंपनीज बैंकरप्ट हुई, लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं मरी, और कुछ साल बाद अमेरिका दुनिया का लार्जेस्ट क्रूड प्रोड्यूसर बन गया। शॉक नंबर 7, 20 अप्रैल 2020 कोविड, फ्लाइट्स बंद थी, फैक्ट्रीज बंद हो गई, डिमांड गायब, स्टोरेज टैंक्स फुल, और WTI क्रूड फ्यूचर्स नेगेटिव हो गए थे, -$37.63 पर बैरल। मतलब सेलर बायर से कह रहा था, भाई ऑयल ले जाओ, पैसे मैं दे देता हूं आपको। इतना बिजार मोमेंट कमोडिटी हिस्ट्री में कभी नहीं आया था, तो रेयरली आता है। शॉक नंबर 8, 2022 रशिया इन्वेड्स यूक्रेन, ब्रेंट मार्च 2022 में $139 के करीब, वेस्ट सैंक्शंस लगाता है, रशिया यूरोप को कम बेचता है, इंडिया चाइना को डिस्काउंट पर खरीदने के लिए ऑफर देता है, ग्लोबल ऑयल मैप रीड्रॉ हो जाता है। और शॉक नंबर 9, 2026 वेस्ट एशिया क्राइसिस, ईरान, इजराइल, यूएस, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, मार्केट के डर, अगर ये रूट ब्लॉक हो गया तो ग्लोबल सप्लाई चेन बंद हो जाएगी, इंडियन क्रूड ऑयल बास्केट भी बहुत स्पाइक हो गया। फिर जून तक सिचुएशन, परसों ही सिचुएशन नॉर्मल हुई, आज ब्रेंट $80 के नीचे। मैसेज सिंपल है, इमीडिएट पैनिक कम हुआ है, पर सिस्टम फ्रेजाइल अभी भी है, और यही ऑयल की सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ऑयल मार्केट नॉर्मल दिख सकता है, प्राइस स्क्रीन पर शांत लग सकते हैं, लेकिन बैकग्राउंड में एक पूरा जियोपॉलिटिकल वोल्केनो चलता रहता है। कब ये फट जाए हमको पता नहीं है। तो पार्ट 1 का टेक अवे ये है कि ऑयल जमीन से निकला लिक्विड नहीं है, जिसने मॉडर्न कैपिटलिज्म, वॉर, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, डॉलर, इन्फ्लेशन सबको शेप किया है। 1859 में एक वेल ड्रिल हुआ, 2026 तक उसकी आवाज़ आपके पेट्रोल बिल, फ्लाइट टिकट, म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो, रुपये डॉलर के रेट में सुनाई दे रही है। अब नेक्स्ट सवाल, ऑयल की प्राइस बनती कैसे है? क्या ओपेक डिसाइड करता है, अमेरिका डिसाइड करता है, क्या ट्रेडर्स डिसाइड करते हैं, या मार्केट एक बड़ा कसिनो है? वही समझेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो you can share with your friends and subscribe to Commodities with Kotak Neo. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.